याद करिए ममता बनर्जी क्या कहा करती थी और असल में हुआ क्या। बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं। 14 साल का वो किला जिसे ममता बनर्जी अपने बाप की जागीर समझ के बैठी थी, वो किला ढह चुका है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जैसे कि लेफ्ट का रूल हुआ करता था उस समय। उसके अलावा यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं वो पिछले 15 साल से पावर में थी, और अब जो नतीजा सामने आया है उसके आधार पर वो यहाँ पर हार चुकी हैं चुनाव। West Bengal, a political fortress, a state where Mamata Banerjee ruled unchallenged for 15 years, where Didi was not just a leader but a symbol. But this time that symbol was shaken and the Bharatiya Janata Party did the unthinkable. It stormed Bengal. वो भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी 2011 से लगातार जीतती आ रही थी, वहां से खुद ममता बनर्जी इलेक्शन हार चुकी है। Big news, Mamata Banerjee has lost from Bhawanipur. Remember, the second time that Suvendu Adhikari in a way has defeated her. Last time was Nandigram, this time in Bhawanipur. But you're not answering the question. टीएमसी के टॉप लीडर्स जैसे फरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य सब आज अपनी अपनी सीट्स हार चुके हैं। बंगाल ने वो करके दिखाया है जो पूरा इंडिया सपने में भी सोच नहीं सकता था। I swear to God, मुझे ऐसे लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आई स्वेयर ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूँ एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट। और इसी कारण आज दबा के मेल्टडाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। वो बंगाल जिसने 1977 से 2011 तक कम्युनिस्टों का शासन झेला, फिर 2011 से 2026 तक ममता को झेला, वो बंगाल जहां बीजेपी 2016 में मात्र 3 सीटों के ऊपर थी, वो बंगाल जहां 2021 में बीजेपी ने 200 सीट का दावा किया था पर 77 पर सिमट चुकी थी, उसी बंगाल ने 2026 में इतना मैसिव मैंडेट बीजेपी को कैसे दे दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए 2021 का बंगाल इलेक्शन बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल था। अमित शाह ने 200 पार का दावा किया था इस इलेक्शन में। देखिए हम यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम 200 सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल की जनता में आशीर्वाद दे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए 2021 के बंगाल के इलेक्शंस में गिनती की रैलीज की थी, लेकिन रिजल्ट पता है क्या आया? बीजेपी 77 सीट्स पर सिमट गई। और जब इस इलेक्शन का पोस्टमार्टम हुआ तो एक बात साफ निकल कर आई कि बीजेपी ने बंगाल में नेशनल लीडर्स के भरोसे चुनाव लड़ लिया था। जमीन पर टीएमसी के मुकाबले ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं, बूथ लेवल पर कोई भी खास मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ? चुनाव हारने के तुरंत बाद बंगाल की बागडोर एक हद तक आरएसएस को दे दी गई और ये काम 4 मई 2026 यानी कि कल अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। चलिए जानते हैं कि आरएसएस को बंगाल की बागडोर देने वाला यह काम शुरू कैसे हुआ था। पहला काम था शाखाओं को बढ़ाना। बंगाल में आरएसएस की शाखाएं 2021 में लगभग 6000 थी। आरएसएस ने टारगेट रखा 12000 का, मतलब कि 100% ग्रोथ का। सिर्फ 4 साल में आरएसएस ने इस टारगेट को चेज कर लिया। आज यानी कि 2026 में बंगाल के अंदर आरएसएस की 11000 से ज्यादा शाखाएं लग रही हैं। ये शाखाएं नॉर्थ बंगाल के अंदर 1034 से बढ़कर 1153 हो गई हैं। इसके अलावा साउथ बंगाल के अंदर 1206 से बढ़कर ये शाखाएं 1564 तक पहुंच चुकी हैं। और इसका मतलब बंगाल का कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई बस्ती ऐसी नहीं बची है जहां पर आरएसएस का कोई स्वयंसेवक ना हो। यानी कि हर सुबह हर शाम कोई ना कोई शाखा लग रही थी। हिंदू समाज एक मंच पर आ रहा था, एक कॉमन आइडेंटिटी के नीचे एक हो रहा था। लेकिन सिर्फ इन शाखाओं का लगना और बढ़ना काफी नहीं था। आरएसएस ने एक और चीज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, गृह संपर्क अभियान, मतलब घर घर जाके लोगों से बात करना। आरएसएस के स्वयंसेवक बंगाल के हर घर तक पहुंचे, बंगाली भाषा के अंदर लोगों से बातचीत की। यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी बंगाल को पर्सनल इंपॉर्टेंस दी। फरवरी 2025 में भागवत ने बंगाल में पूरे 11 दिन बिताए थे। उन्होंने बर्धमान में खुली सभा की थी जिसमें हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए थे। और जब आरएसएस चीफ किसी स्टेट के अंदर 11 दिन खुद बिताते हैं तो आप खुद समझ सकते हो उस स्टेट का कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा। इसके अलावा आरएसएस ने कई सारे और काम किए जिनके बारे में लोग नहीं जानते। पिछले 5 साल में बंगाल में 300 से ज्यादा हिंदू जागरण प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं आरएसएस के द्वारा। महालय से शुरू हुए ये प्रोग्राम्स दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, हर त्योहार तक चलते रहे और हर प्रोग्राम के अंदर स्थानीय हिंदू समाज को एक मंच पर लाया गया। आरएसएस ने एक
एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। बंगाल में 1123 से ज्यादा स्लम्स और बस्ती में सेवा बस्ती नाम के सर्विस सेंटर्स बनाए। इन सेंटर्स में आरएसएस और उनके एफिलिएट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने काम शुरू किया। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी गई, मुफ्त मेडिकल कैंप्स दिए गए, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ सिखाया गया। और इसका साइकोलॉजिकल असर यह हुआ कि गरीब हिंदू समाज जो अब तक राज्य सरकार के 1500 रुपए के जाल में फंसा हुआ था, वो सीधे आरएसएस के पाले में चला गया। और भाई साहब जाएगा भी क्यों नहीं, राज्य सरकार सिर्फ वोट से पहले पैसा देती थी, आरएसएस साल भर मदद कर रहा था, वो भी बिना कुछ मांगे। और जब चुनाव आया तो ये सेवा बस्ती बीजेपी के माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट सेंटर्स बन गए। हर बस्ती के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ता थे जो लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पूरे बंगाल को आरएसएस वालों ने 30 संघ जिलों में बांट दिया और 30 जिलों में बांटकर एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी बनाई जिससे कि वोटर्स तक उनकी पहुंच बन पाई। आरएसएस ने एक और चीज की जो बंगाल के लिए गेम चेंजर साबित हुई, ट्राइबल एरियाज में आरएसएस की सेंध मारी। बंगाल का जंगल महल एरिया जिसमें वेस्ट मिदनापुर, बंकुरा, पुरुलिया और बीरभूम आते हैं, वहां ट्राइबल्स की एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है। दशकों से ये एरिया कम्युनिस्ट का गढ़ रहा था और उसके बाद टीएमसी का गढ़ बन गया। आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम के थ्रू पिछले कई साल यहां पर काम किया, आदिवासियों को हिंदू आइडेंटिटी के साथ जोड़कर रखा, क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ खड़े हुए। और 2026 में इसका रिजल्ट ये हुआ कि जंगल महल की ऑलमोस्ट सारी सीट्स बीजेपी की तरफ चली गई। इन सब चीजों को करने के बाद इस साल भी आरएसएस के वर्कर्स ने चुनाव में बहुत तेजी से प्रचार किया। 250 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1,75,000 से ज्यादा मीटिंग्स की गई। और इन मीटिंग्स का असर पता है क्या हुआ? टीएमसी के गुंडों ने आरएसएस वर्कर्स पर अटैक शुरू कर दिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आरएसएस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया, किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता जो है वो आरएसएस कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। Elections after the second phase of voting, TMC has now allegedly resorted to violence. उनके घरों में घुस कर असॉल्ट किए गए। আমাকে দূর থেকে একটা কেউ ইট ছুঁড়ে দিয়েছে, আমার মাথা ফেটে গেছে, আবার পায়ে যাওয়া পাঞ্জাবি রক্ত আর ওদের একজন পড়ে গেছে লাঠি বাড়ি খেয়ে। लेकिन फिर भी आरएसएस के वर्कर्स ने हार नहीं मानी। मीटिंग्स चलती रही, शाखाएं चलती रही और चुनाव माइक्रो मैनेज होता रहा। और इसीलिए समझने वाली बात यह है कि आरएसएस के वर्कर्स ने बंगाल में जो काम किया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बस का था ही नहीं। पर यह सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसके कारण ममता बनर्जी का किला ढहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का किला ढहाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ममता के पास मुसलमान और बांग्लादेशी वाला कार्ड था जो उसे हर चुनाव जितवा रहा था। आरएसएस ने जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन बंगाल की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जो कोई छूना भी नहीं चाहता था। लाखों इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स बंगाल की वोटर लिस्ट में ऑलरेडी थे। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जनरेशन से ये लोग वोटर लिस्ट में थे। इनका आधार कार्ड बना हुआ था, राशन कार्ड बना हुआ था, वोटर आईडी भी बना हुआ था और ये सारे टीएमसी की बपौती के वोट बैंक थे। 2025 में इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के वोटर रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू कर दी। इसका ऑफिशियल काम था बोगस वोटर्स, डेड वोटर्स, डबल वोटर्स और इनफिल्ट्रेटर्स को लिस्ट से हटा देना। बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इन घुसपैठियों को बंगाल के वोटर लिस्ट से बाहर निकालना है। रिजल्ट क्या आया? 91 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। ये बंगाल के 7.6 करोड़ वोटर्स का 12% था। 60 लाख से ज्यादा को एब्सेंटी या डिसीज्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। 27 लाख का स्टेटस पेंडिंग रहा ट्रिब्यूनल के सामने और इन 27 लाख पेंडिंग केसेस में 65% मुसलमान थे। अब अगर आप इसका ज्योग्राफिकल इंपैक्ट देखोगे तो आपको असली पिक्चर समझ में आएगी। एक्चुअली ये वोटर क्लीनअप स्पेसिफिकली ना उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा हुआ जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगते थे। मुर्शिदाबाद में 7 लाख नाम हट गए। 7 लाख भाई साहब, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 67% 60% पॉपुलेशन मुस्लिम है। नॉर्थ 24 परगना में 3.3 लाख नाम हटे, मालदा में 2.4 लाख नाम हटे और अकेले शमशेरगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में 74,775 नाम हटा दिए गए। अकेले कोलकाता में 7 लाख के करीब नाम हटा दिए गए। टीएमसी का इस पे बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ। ममता ने रैलीज में चिल्ला कर कहा वो हमारे वोटर्स का अधिकार छीन रहे हैं। बाकायदा ममता बानो इतना पैनिक कर गई कि दीदी ने इनडायरेक्टली हिंदुओं को धमकी देनी शुरू कर दी। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে
কেউ ভুল বুঝবেন না। हिंदू वोटर्स को तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन एसआईआर के साथ साथ ना एक चीज और हुई जो बहुत बड़ी गेम चेंजर थी, मुस्लिम वोट का फ्रेगमेंटेशन। डेकेड से बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट एक ब्लॉक के रूप में टीएमसी के साथ खड़ा हुआ था। 30% मुसलमान पॉपुलेशन अगर यूनाइटेड रहकर वोट करे तो 80 से ज्यादा सीटों के ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इस ब्लॉक को तोड़ना बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल सा था, लेकिन 2025-26 में कुछ ऐसा हुआ कि इस मुस्लिम पॉलिटिक्स का पूरा रंग ही बदल गया। अब इसमें ना मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जिसमें पहला है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बंगाल पे फोकस करना शुरू कर दिया। ओवैसी ने बंगाल में ऑफिसेज खोलना शुरू कर दिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में बड़े बड़े लीडर्स से मिलना शुरू कर दिया। फिर दूसरा रीजन, सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम था आम जनता उन्नयन पार्टी, यानी AJUP। कबीर मुर्शिदाबाद का स्ट्रॉन्ग मैन था, लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। दिसंबर 2025 में AIMIM और AJUP इन्होंने प्री पोल अलायंस अनाउंस कर दिया। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जहां AIMIM का बेस है और बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जहां कबीर का इन्फ्लुएंस है, दोनों को एक मंच पर लाना है। ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अचानक 10 अप्रैल 2026 को AIMIM ने कबीर के साथ अलायंस को तोड़ दिया। ओवैसी ने अनाउंस कर दिया कि AIMIM आज से अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? चुनाव के पहले फेज से ठीक पहले मुसलमान वोटर टोटली कंफ्यूज हो गया। जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम वोट 5 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा गया टीएमसी को, दूसरा कांग्रेस को, तीसरा ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, चौथा AIMIM और पांचवा AJUP। फिर इनके अलावा ना कुछ इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट्स भी थे, उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा ले लिया। मुर्शिदाबाद जैसी डिस्ट्रिक्ट में जहां मुस्लिम 67% थे, वहां हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 से 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। सबके सब एक दूसरे पे टूट के बढ़ रहे थे और सबके सब एक दूसरे का वोट खा रहे थे। और इस फ्रेगमेंटेशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन था? बीजेपी। एक तरफ हिंदू वोट यूनाइटेड था, आरएसएस के 5 साल के काम के बाद ये तो होना ही था। मुस्लिम वोट 5-6 हिस्सों में बट चुका था। भले ही हुमायूं कबीर ने सीट निकाल ली हो, पर बाकी में उसने टीएमसी का गेम बजा दिया है। फिर तीसरा फैक्टर था शुवेंदु अधिकारी। 2020 में शुवेंदु ने टीएमसी को छोड़ा। बहुत लोगों को लगा कि एक नेता का डेफिकेशन है, लेकिन असल में ये पूरे अधिकारी परिवार और मेदिनापुर बेल्ट का डेफिकेशन था। शुवेंदु केवल अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ साथ टीएमसी की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी लाए थे, जो किसी आउटसाइडर को मिल ही नहीं सकती थी। बूथ लेवल पर कैसे काम करते हैं, वोट को कैसे मैनेज करते हैं, सिंडिकेट किस तरीके से चलते हैं, शुवेंदु ने ये सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी की बूथ लेवल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर दी। 2026 में बीजेपी ने अपने हर बूथ के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट किया। हर बूथ का एजेंट, हर बूथ पर कैमरा और हर बूथ पर आरएसएस का स्वयंसेवक। शुवेंदु खुद भवानीपुर से ममता के खिलाफ खड़े हुए थे और 4 मई को शुवेंदु ने ममता बनर्जी को ही हरा दिया। फिर चौथा फैक्टर था मटुआ वोट्स। ये 17% वोटर कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से आए हिंदू रेफ्यूजी के वंश है। एसआईआर के टाइम पे बहुत सारे मटवास के नाम भी डिलीट हो गए थे। टीएमसी ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी की, लेकिन मोदी ने अप्रैल 2026 में खुद ठाकुरगंज जाकर मटुआ टेंपल विजिट किया। मटवास को एक क्लियर अश्योरेंस दिया गया कि आप रेफ्यूजी हो, घुसपैठिए नहीं, सीए के थ्रू आपको सिटीजन। मटवास को एक क्लियर अश्योरेंस दिया गया कि आप रेफ्यूजी हो, घुसपैठिए नहीं, सीए के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। और मटवास बीजेपी के साथ खड़े रहे। सारी की सारी मशीनरी ने मिलकर काम किया और टीएमसी के पास इस सब की कोई काउंटर स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। देखिए, इन सब फैक्टर्स के बावजूद भी अगर एक चीज नहीं होती तो शायद 2026 का चुनाव भी ममता बनर्जी ही जीत जाती, और वो चीज थी बंगाली जनता का खुद से जागना। देखिए, राजनीति का ना एक प्रिंसिपल होता है, आप एक गहरी नींद में सोई हुई सोसाइटी को नहीं जगा सकते, उसे खुद से जागना पड़ता है। आरएसएस ने बंगाल के अंदर 5 साल काम किया,
बीजेपी ने हर स्ट्रैटेजी लगाई, SIR ने वोटर बेस को क्लीन किया, लेकिन अगर बंगाल की जनता खुद से नहीं जागी होती तो ये काम बेकार चला जाता। और बंगाली जनता के जागने के पीछे पहली बड़ी वजह थी RG कर। अगस्त 2024 में जब एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का हॉस्पिटल में रेप और मर्डर हुआ तो पूरा का पूरा बंगाल एक बार में हिल गया था। लेकिन ममता बनर्जी का रिस्पांस पता है क्या था? ये बीजेपी और CPIM वालों की कॉन्स्पायरेसी है। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगा था, उसे सस्पेंड करने की जगह दूसरे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था TMC के द्वारा। और इस मुद्दे पर पूरे बंगाल की महिलाएं जो थी वो सड़कों पर आ गई थी। ये बंगाल में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा विमेन मूवमेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। ये बंगाल की नॉर्मल महिलाएं थी, डॉक्टर्स थी, प्रोफेसर थी, स्टूडेंट्स थी, जो 14 साल से चुप थी। और RG कर डॉक्टर प्रोटेस्ट के दौरान उनका गुस्सा पहली बार फटकर सामने आ रहा था। एंड भाई साहब, इस गुस्से का डायरेक्ट असर आप 2026 के इलेक्शंस में देख सकते हो। दूसरा बड़ा फैक्टर था संदेश खाली जैसा कांड। नॉर्थ 24 परगना में TMC नेता शेख शाहजहां सालों तक लोकल हिंदू विमेंस का यौन शोषण कर रहा था, जमीन पर कब्जा कर रहा था। पुलिस इस बंदे के खिलाफ FIR तक नहीं लिखती थी। और जब मैटर एक्सपोज हुआ तो 55 दिन तक शेख शाहजहां फरार रहा था। बंगाल की पुलिस इस बंदे को ढूंढ नहीं पाई थी और आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस CBI को दे दिया था। अंत में संदेश खाली ने एक और बात दिखाई थी, ममता का मुस्लिम अपीजमेंट का चेहरा ओपनली इस कांड से बाहर आ गया था। एक TMC का मुस्लिम लीडर हिंदू महिलाओं का बार बार यौन शोषण करता रहा सालों तक, और बंगाल की पुलिस उसे प्रोटेक्ट करती रही। इसके बाद तीसरा फैक्टर था अप्रैल 2025 का मुर्शिदाबाद कम्युनल वायलेंस। वक्फ बोर्ड लॉ के विरोध में 3 दिन तक बंगाल के अंदर हिंसा होती रही और बंगाल पुलिस सिर्फ BSF का इंतजार करती रही। पिंकी नाम की एक महिला ने अपने पति और अपने ससुर को अपने सामने मारे जाते हुए देखा था। 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। और इस सब का असर यह हुआ कि वोट इस बार लोगों ने बीजेपी को दे दिया। वोटर टर्नआउट भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गया। फेज 1 में 93.19% और फेज 2 में 91.57%, यानी कि ओवरऑल 92.93%। और ये बंगाल की हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। और भाई साहब, जब इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है तो अधिकांशता एंटी इनकम्बेंसी के लिए ही होती है। ये बेसिक सी इलेक्शन साइंस है और ममता बनर्जी इसे पहले ही समझ रही थी। और इस बार उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था जो 2011, 2016 और 2021 में था। एनीवेज, इस सब के पीछे मैसेज पता है क्या है? देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि हिंदुत्व का असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन आज बंगाल ने उन्हें जवाब दे दिया है। जब भारत का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाने वाला स्टेट हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है तो ये सिग्नल है कि हिंदू जागरण अभी ढंग से जवान भी नहीं हुआ है, खत्म होने की तो बात बहुत दूर है। मोहन भागवत ने 2025 में कहा था कि 100 साल पूरे करते हुए संघ एक अलग ही भारत देखेगा। आज वो बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। RSS ने 100 साल में वो काम किया है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी 1000 साल में भी नहीं कर सकती थी, और वो काम है हिंदुत्व की विचारधारा को घर घर तक लेकर जाने का। बीजेपी के नेता इस जीत के बाद फूलों के हार जरूर पहन रहे हैं, लेकिन इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत RSS की थी और इस बात को ओपनली माना जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही डीप पॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो। हमें सपोर्ट करने के लिए UPI और Patreon है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी जो स्क्रीन पर दूसरी वीडियो इस समय आपको दिख रही है उसको जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।